हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और हिंदी में पढ़ने वाले हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या है, यानी कि वाक्य कैसे बनाया जाता है ये बताया जाएगा। तो वाक्य है क्या, पहले ये देखिए। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब इन शब्दों का सार्थक मेल बनता है तो वो वाक्य बनता है। सार्थक मतलब जब हम कोई वाक्य बोले तो उसका कोई अर्थ निकले तब तो वो वाक्य है। अगर उस वाक्य को बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो वाक्य आपका नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए, सीता सुंदर लड़की है, ये वाक्य है। इसके कहने से कोई एक भाव निकल रहा है और हम इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है। किंतु सुंदर सीता लड़की है, देखिए यहाँ पे शब्दों का वही शब्द है जो ऊपर के वाक्य में है, लेकिन यहाँ पे शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है, जिसके कारण से अब इस वाक्य का, अगर हम इसे वाक्य कहें तो यहाँ पे इस लाइन का कोई अर्थ क्लियर नहीं निकल रहा, इसलिए ये क्या है, आपका वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है, तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना जरूरी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये क्लियर है कि शब्दों का, हम कई शब्दों के समूह को एक साथ पिरोएंगे, यानी कि एक लाइन बोलेंगे और उस लाइन का अगर कोई अर्थ निकलता है तो वो वाक्य है। अगर उस लाइन का कोई अर्थ नहीं निकलता तो वाक्य आपका नहीं कहलाएगा। आगे दिया है कि वाक्य के भेद। तो वाक्य के यहाँ पे दो भेद हैं। पहला है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए जाएंगे और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए जाएंगे। तो पहला हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानेंगे। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के जो भेद है वो 8 है, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। और वो कौन कौन से भेद है, उसके उदाहरण क्या है, हम ये देखेंगे। पहला है यहाँ पे विधानवाचक सूचक वाक्य। ये कैसा है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, हमें एक जानकारी मिले कि भारत क्या है, देश है। अगर यहाँ पे हम कुछ और शब्द लगा दे, भारत देश की जगह कुछ और शब्द लिखे, तो हमें ये पता चलेगा कि भारत देश न होकर कुछ और है। भारत क्या है, एक देश है। भारत एक राज्य है, तो राज्य तो नहीं है, बट समझने के लिए यहाँ पे कि एक संदेशा, हमें एक जानकारी प्राप्त हो रही कि ये चीज़ है, यह एक अंगूर है। तो अंगूर मतलब कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि यह अंगूर है, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो, वो वाक्य क्या कहलाएगा, आपका विधानवाचक सूचक वाक्य। वहीं पे दूसरा वाक्य दिया है निषेधवाचक। शब्द को पढ़ने से क्लियर हो जाए, निषेध, जहाँ पे निषेध यानी कि मनाही दिखाई जाए। दिया है जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, यहाँ पे प 2 बार आ चुका है, आपका गलत है। मैंने दूध नहीं पिया। और अगला है कि मैंने खाना नहीं खाया। तो नहीं शब्द आपको दिख रहा है, तो ये नहीं शब्द किसके लिए है? निषेधवाचक शब्द है जो इस वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। अगला है तीसरा कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, यहाँ पे आप शब्दों के माध्यम से भी समझते चल रहे होंगे क्या है। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। जिन प्रश्नों के बाद, जिन लाइन के बाद प्रश्नवाचक निशान होते हैं वो आपके कौन से वाक्य होते हैं? प्रश्नवाचक। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, जैसे भारत क्या है? भारत आपका एक देश। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि भारत एक देश है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत क्या है, और उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक निशान बनाते। ये प्रश्नवाचक निशान जहाँ पर है वो लाइन आपकी प्रश्नवाचक कहलाएगी। तो भारत क्या है, प्रश्नवाचक निशान है। फिर अगला जो उदाहरण है वो है राम के पिता कौन थे। यहाँ पर भी प्रश्न छिपा हुआ है और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान भी है। तो ये क्या है, आपके प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा दिया है आपका, चौथा है कि आज्ञावाचक, जिससे आज्ञा दिखाई दी। जैसे वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह अधिसूचक वाक्य कहलाता है। जैसे बैठो, बैठिए, कृपया, बैठ जाइए। तो ये कौन से वाक्य है, आपके आज्ञा सूचक। पांचवा आ जाता है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मय, जिसमें आश्चर्य दिखाई दे। जैसे वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है। जो ये आहा शब्द है वो आपकी एकदम गहरी अनुभूति को दिखा रहा है। उसके बाद ये शब्द निकलते हैं जहाँ पे आप आप बोलना चाहते भी हैं लेकिन आपके पास कोई वर्ड नहीं होते। ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। तो ये कौन से शब्द हैं आपके? आहा, ओह, बल्ले। ये विस्मयादि बोधक है जहाँ पे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। छठा है यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, जहाँ पे इच्छा जताई जाती है।
जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है। देखिए आशीर्वाद शब्द यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इच्छा तो है, इच्छा और आकांक्षा तो जुड़ी हुई है, लेकिन आशीर्वाद भी लेकिन तभी दिया जाता है जब आपके अंदर से वो इच्छा बनती है, इसलिए इसे भी इच्छावाचक वाक्य में डाला गया है। उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, या आशीर्वादक वाक्य है आपका 9 वर्ष मंगलमय है। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, इच्छा दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी इच्छा है सामने वाले की कि आपका 9 वर्ष मंगलमय हो। तो ये वाक्य आपके क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक वाक्य। 7वां और 8वां देखिए दिया है यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य, जिससे किसी चीज को संकेत प्राप्त हो। जैसे जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है, जानकारी होती है, ज्ञान होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है। तो उधर मतलब हम संकेत कर रहे हैं ना कि किधर है, उधर संकेत करना क्या कहलाएगा, आपका संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा ये उधर शब्द। अगला है कि श्याम उधर गया। तो श्याम किधर गया, उधर गया। उधर मतलब हमने एक तरफ के लिए संकेत किया, तो ये किस में आ जाते हैं, आपके संकेतवाचक वाक्य। 8वां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या वह यहाँ आ गया। अभी कंफ्यूजन पक्का नहीं है कि वो यहाँ आ गया है, सिर्फ कंफ्यूजन है कि वो आया है या नहीं। क्या उसने काम कर लिया, क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि उसने काम किया है कि नहीं, लेकिन हमें शंका है उसे करना था, तो एक शक बना होता है कि उसने काम कर लिया या नहीं। तो यहाँ पे ये क्या दोनों वाक्य किसमें चले जाते हैं, आपके संदेहवाचक वाक्य के अंदर। तो यहाँ से देखिए आपके ये अर्थ के आधार पर खत्म हुआ। अब आगे आ जाता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 2 थे, अर्थ के आधार पे और दूसरा था रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 भेद थे जिसे आपने देख लिया। अब हम देख रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अब उन तीनों भेदों को देखते हैं हम। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही विधेय हो, एक ही क्रिया और एक ही विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। जिसे छोटे छोटे बच्चे जब स्टार्ट में बोलना सीखते हैं। क्या है, मुकेश पढ़ता है, ये एकदम सरल वाक्य है और इसमें एक वाक्य ही छुपा हुआ है। आगे है राकेश ने भोजन किया है। तो ये कैसे वाक्य है, जिसमें एक क्रिया है और एक ही विधेय है। दूसरा है यहाँ पे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ऊपर ये 2 वाक्य हैं, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। जब इन हम 2 वाक्यों को, सरल वाक्यों को जोड़ देते हैं, और जोड़ने की प्रक्रिया किससे होती है, तो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, इनके माध्यम से इन्हें जोड़ा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त वाक्य। जैसे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो वह सुबह गया एक वाक्य है, शाम को लौट आया ये अलग वाक्य है। तो हमने वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा। किससे जोड़ा, समुच्चय बोधक, और वो क्या है, और। यहाँ पे है प्रिय बोलो एक वाक्य, असत्य नहीं ये दूसरा वाक्य। इसको किसने जोड़ा, पर क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे हम ऊपर की दोनों लाइनों में देखते हैं, मुकेश पढ़ता है और राकेश ने भोजन किया। देखिए 2 वाक्य थे, हमने एक कर दिया। कैसे एक, क्या समुच्चय बोधक शब्द लगाया, कौन सा शब्द लगाया, और लगाकर हमने इसे जोड़ दिया, और ये वाक्य क्या कहलाएगा, अब ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब आगे चलिए, आगे आपका दिया है समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए हमने कहा ना कि समुच्चय बोधक से जोड़ा जा रहा है, तो वो समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, इन्हें देखिए। तथा, एव, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इसलिए, आदि, ये ऐसे समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं। तीसरा है यहाँ पर मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि आपके 2 उपवाक्य तो हैं, लेकिन एक मुख्य है और एक अन्य, यानी कि वो भिन्न है, अलग है, एक पर दूसरा आपका आश्रित होगा। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, आपके मिश्र वाक्य कहलाएंगे। कैसे, जैसे राधा ऐसे खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं। देखिए जो समुच्चय बोधक शब्द था तो वो ने लाइनों को तो जोड़ा, लेकिन यहाँ पे लाइनें जुड़ तो रही हैं, लेकिन जो दूसरी लाइन है जैसे बच्चे खेलते हैं, तो ये जो दूसरी लाइन है ना, ये पहले लाइन पर डिपेंड है। जबकि ऊपर के उदाहरण में जब हमने 2 वाक्यों को जोड़ा था तो वहां पे दूसरे जो वाक्य था वो पहले वाक्य पे डिपेंड नहीं था।
आश्रित नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर आधारित है, आश्रित है। राधा ऐसे खेले, अगर हम ऐसे शब्द को हटा देते, कहते राधा खेल रही है, तो इस पे कोई दूसरा वाक्य डिपेंड नहीं करता। लेकिन ऐसे शब्द लगाने से यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि राधा ऐसे खेल रही है जैसे। अब हम यहीं पे रुक जाते हैं तो ये वाक्य आपको सुनने में अधूरा लगेगा। लेकिन अब हमको ये पक्का बताना है कि राधा खेल कैसे रही है। तो राधा की ये खेल किससे जुड़ा है? राधा से। इसलिए क्या है, आपका जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर आधारित है, आश्रित है। अगला है, अध्यापिका चाहती है कि बच्चे मेहनत करें। अध्यापिका चाहती है, क्या चाहती हैं? बच्चे मेहनत करें। तो बच्चे मेहनत करें क्या है, आपका पहले वाक्य पर डिपेंड है, और ये दो वाक्यों से मिलकर बना है यहाँ पर भी, इसलिए इन्हें मिश्र वाक्य कहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपके वाक्य रचना समाप्त हुआ। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।